जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो जनपद सीरीज है, इसके अंतर्गत आज हम रुद्रप्रयाग जनपद को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप जनपद सीरीज सुन के छोड़ दो। यहाँ पे आपको अन्य सारे बुकों का मैटेरियल मिलेगा एक तो, और किसी भी जनपद में वहाँ के ताल बुग्याल जितने भी स्थल हैं, मंदिर, लगभग 75 से ऊपर परसेंट से ऊपर सारा का सारा जी के इसमें लेके आ रखा हूँ। तो इसलिए एक बार पूरी जनपद सीरीज़ को ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखते हैं जीरो लेवल से शुरू रुद्रप्रयाग जनपद को। दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग जनपद है, पहला क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब हुआ था। दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग जनपद का गठन हुआ 16 सितंबर 1997 को हुआ था। अगर पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग जनपद को किससे अलग किया गया था, तो पौड़ी से, टिहरी से, चमोली से। ठीक है, किन किन से किया गया? पौड़ी, टिहरी, चमोली से। जबकि इसी सितंबर 1997 को, 15 सितंबर 1997 को दो अन्य जनपदों का गठन हुआ था। किस किस का? चंपावत का और बागेश्वर का। ठीक है, आपको पता है चंपावत का जो चंपावत को अलग किया गया था, किससे किया गया था? पिथौरागढ़ से किया गया था। जबकि जो बागेश्वर है, बागेश्वर को किससे पृथक किया गया था? आप मुझे कमेंट करें। दोस्तों, रुद्रप्रयाग मध्य हिमालय और बृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बनता है कि रुद्रप्रयाग किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बृहद और मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग दूसरा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है। दूसरा बोल रहा हूँ मैं कि जो रुद्रप्रयाग है दूसरा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है। जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछे तो वो आपके बागेश्वर में है। कहाँ पे है? बागेश्वर में। क्षेत्रफल में रुद्रप्रयाग का 12वां स्थान है। अगर रुद्रप्रयाग का 12वां स्थान है तो 13वां किसका है? 13वां चंपावत का है, 12वां रुद्रप्रयाग का है, 11वां किसका है? बागेश्वर का है, 10वां किसका है? हरिद्वार का है। ये क्षेत्रफल में अलग अलग स्थान है, किसका स्थान कौन सा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विधानसभा सीटें। दोस्तों, जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2 विधानसभा सीटें हैं। आपको पता है उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या पूछे तो कितनी है? 70 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग जनपद में कोई भी क्या नहीं है? आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, विकास खंड कितने हैं यहाँ पे? 3 विकास खंड हैं। और 4 तहसीलों की अगर संख्या पूछे तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं? ऊखीमठ, मयाली, बसुकेदार, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये 4 तहसीलें। पूछ सकता है आप कभी भी आयोग कि निम्न में से अगर सपोज पूछ लिया कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित तहसील नहीं है, या पूछ लिया कि जो मयाली तहसील है, मायाली हो रखा है, मयाली तहसील है, वो किस जनपद में स्थित है, तो इसलिए वहाँ पे याद चाहिए कि किस जनपद के अंतर्गत कौन सी तहसील है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में तहसीलें कितनी? 4 तहसीलें। लिंग अनुपात अगर पूछे तो 1114 लिंग अनुपात है, किसका? रुद्रप्रयाग का। और नगर पालिका की बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद में केवल एकमात्र नगर पालिका है, जो कौन सी है? आपकी रुद्रप्रयाग नगर पालिका है। और अगर पूछे कि रुद्रप्रयाग नगर पालिका का गठन कब हुआ, तो 2006 में इस रुद्रप्रयाग नगर पालिका का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? पुनाड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पुनाड़ के नाम से जाना जाता है। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रावर्त नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को किस नाम से जाना जाता था, तो रुद्रावर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे जनरल से फैक्ट हैं, किसके? रुद्रप्रयाग जनपद के। अब अगर हम बात करें इसके प्रमुख मेले, क्या बात करेंगे अब हम इसके प्रमुख मेले। दोस्तों, यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मेले, आपको पता है मेलों से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो रुद्रप्रयाग के जो प्रमुख मेले में प्रमुख पहला मेला है भतूज मेला। दोस्तों, जो ये भतूज मेला है रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है और केदारनाथ में लगता है। ठीक है, अगर पूछे भतूज मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। अगर पर्टिकुलर स्थान पूछे या 4 धामों के आधार पे पूछे तो केदारनाथ में ये भतूज मेला लगता है। और कब लगता है? तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है। ओंकारेश्वर मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ऊखीमठ में लगता है। ऊखीमठ में लगता है ओंकारेश्वर मेला। और वही
ऊखी मठ है जहाँ पर शीतकाल में केदारनाथ और मद्महेश्वर महादेव की डोलियाँ विराजमान रहती हैं। इस ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? शंकराचार्य जी ने इस ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। तीसरा मेला है जाख मेला। जाख मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है, गुप्त काशी में। और यहाँ कब लगता है? बैशाख माह को। कब लगता है? बैशाख माह की 2 गते को। ठीक है, 2 गते बैशाख को लगता है। कोटेश्वर मेला। कोटेश्वर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में लगता है। और कोटेश्वर गुफा भी कहाँ है दोस्तों? कोटेश्वर गुफा भी आपकी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और अगर कोटेश्वर मेला रुद्रप्रयाग में लगता है, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में है, तो मुझे ये बताना कि कोटेश्वर पर्वत कहाँ है। ये आपके लिए होमवर्क है कि कोटेश्वर पर्वत कहाँ है। रुद्रप्रयाग में नहीं है, बस मैं इतना बता देता हूँ। ठीक है, कोटेश्वर पर्वत कहाँ है आपने ये कमेंट करना है। अगला मेले की अगर हम बात करें, वामन द्वादशी का मेला। दोस्तों ये वामन द्वादशी का जो मेला है त्रिजुगी नारायण मंदिर में लगता है। त्रिजुगी नारायण मंदिर में सबको पता है कि यहाँ पे शिव भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ठीक है, किस पर्वत पे है? यज्ञ पर्वत पर स्थित है। शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है ये त्रिजुगी नारायण मंदिर। अगला मेला रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें, मक्कू मठ का मेला। दोस्तों मक्कू मठ का मेला वही मेला है जहाँ पे तृतीय केदार तुंगनाथ की डोली शीतकाल में विराजमान होती है। और जब तुंगनाथ की डोली आती है उसी टाइम पे मक्कू मठ में ये मेला लगता है। और साणेश्वर मेला 12 वर्ष में अगस्त मुनि में लगने वाला ये मेला है। ठीक है, कौन सा? साणेश्वर मेला। तो ये रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मेले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन सा मेले वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के बुग्याल। अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद के बुग्यालों की बात करें तो पहला है अल्ली बुग्याल। दोस्तों जो अल्ली बुग्याल है चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। ये पूछा जा सकता है चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित कौन सा बुग्याल है या अल्ली बुग्याल कहाँ है? कसनी खर्क बुग्याल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था मद्महेश्वर महादेव द्वितीय कौन सा है? द्वितीय केदार के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पे भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है उस मंदिर के चारों तरफ जो बुग्याल फैला है वो बुग्याल कहलाता है कसनी खर्क बुग्याल। एक चीज़ याद रखना, सारे के सारे खर्क अधिकांश जो 99% कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। एकमात्र खर्क है कसनी खर्क जो आपके कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग जनपद में है। इसलिए जहाँ पे जिस भी बुग्याल के पीछे आप खर्क देखो उसका आंसर आंख बंद करके चमोली कर देना। ठीक है, और कसनी खर्क बुग्याल, सिर्फ एक बुग्याल को छोड़ के कसनी खर्क वो कहाँ पे आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला बुग्याल है दुगल बिट्ठा बुग्याल। तुंगनाथ मंदिर के समीप ही ये बुग्याल क्या है? स्थित है, दुगल बिट्ठा बुग्याल। चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल क्या है दोस्तों? ये भी आपके तुंगनाथ के समीप स्थित है और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है। कौन सा? चोपता बुग्याल को। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? चोपता बुग्याल को कहा जाता है। देखो उत्तराखंड भारत का स्विट्जरलैंड, 3 क्वेश्चन है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? कोशानी को। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? हर्सिल को। और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? वो चोपता को कहा जाता है। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन बुग्यालों के अलावा जो रुद्रप्रयाग जनपद के अन्य बुग्याल हैं उनमें ब्रह्मी बुग्याल, मनणी बुग्याल, बिसूड़ी बुग्याल, थजमानी बुग्याल, टिंगरी बुग्याल, ये बुग्याल आपके कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। ब्रह्मी बुग्याल, मनणी बुग्याल, बिसूड़ी बुग्याल, थजमानी बुग्याल, टिंगरी बुग्याल। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं आपके कहाँ के? रुद्रप्रयाग जनपद के। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जनपद सीरीज देखते हो तो आपके बुग्याल, ताल, नदी, ग्लेशियर लगभग ये सारे टॉपिक कवर होते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंच केदार में रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदार है। दोस्तों जो पंच केदार हैं, पंच केदार में रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कौन सा केदार है? तो 3 केदार हैं। ठीक है, कौन कौन से? केदारनाथ, मद्महेश्वर और तुंगनाथ। ये 3 केदार आपके कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। जबकि 2 अन्य केदार कहाँ पे? आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व के 5 प्रमुख पास हो रखा है, प्रमुख 5 है ये दोस्तों। प्रमुख 5 शैव तीर्थों में रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। दोस्तों विश्व के या जो विश्व के प्रमुख 5 शिव तीर्थ हैं उनमें से रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित या उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड के अलावा अल्मोड़ा में ही है। गढ़वाल में बोल सकते हो, गढ़वाल में स्थित शिव तीर्थ है एक, और एक कुमाऊं में स्थित शिव तीर्थ है। तो देखो जो ये 5 शिव तीर्थ हैं उनमें से रुद्रप्रयाग जनपद में एक शिव तीर्थ है। ठीक है, अब देखो जो 5 शिव तीर्थ हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो शिव तीर्थ है वो पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ जहाँ भगवान शिव का कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव का मोह है, नेपाल में।
ठीक है। दूसरा जो शिव तीर्थ है वो जागेश्वर धाम है अल्मोड़ा में। कहाँ पे? जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में है। तीसरा अगर शिव तीर्थ पूछे तो केदारनाथ है, और जो आपके कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी आयोग कि 5 शिव तीर्थों में उत्तराखंड में कितने शिव तीर्थ हैं। चौथा जो शिव तीर्थ है वो बैजनाथ है, और बैजनाथ आपके हिमाचल में स्थित है। और पांचवा जो शिव तीर्थ है वो अमरनाथ है, ये आपके कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कहने का मतलब है कि जो 5 शिव तीर्थ हैं इनमें से 4 शिव तीर्थ भारत में हैं, और एकमात्र शिव तीर्थ है जो पशुपतिनाथ है, और कहाँ पे है? नेपाल में, या भारत से बाहर स्थित है। ठीक है। अगला दोस्तों, अब हम अगली बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है केदारनाथ की। जो हम अभी बात कर रहे थे 5 शिव तीर्थों में तीसरा शिव तीर्थ था केदारनाथ। तो दोस्तों याद रखना, जो केदारनाथ है खर्चखंड और भरतखंड शिखर के मध्य केदार शिखर पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि केदारनाथ किस शिखर पर स्थित है तो याद रखना केदार शिखर पर स्थित है, या पूछा जाए केदार शिखर किन पर्वतों के मध्य स्थित है तो खर्चखंड और भरतखंड शिखर के मध्य स्थित है। अगर समुद्र तल से हम केदारनाथ की ऊंचाई पूछे तो 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने पे? 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। दूसरा बोल रहा हूं मैं, पहले पे कौन है? तुंगनाथ। दोस्तों केदारनाथ में भगवान शिव के पश्चिम भाग की पूजा की जाती है। अगर पूछा जाए केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है तो पश्चिम भाग की पूजा की जाती है। और महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया। अगर पूछा जाए कि महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। 12वां ज्योतिर्लिंग, आपको पता है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन ज्योतिर्लिंगों में से 5वां जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? केदारनाथ है। पूछा गया क्वेश्चन है यूकेएसएससी द्वारा कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो याद रखना केदारनाथ कौन सा है? 5वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। केदारनाथ का निर्माण कत्यूर शैली में हुआ है। दोस्तों आपको पता है जो ये हिस्सा है ये पहचान कराता है कि केदारनाथ का जो निर्माण है वो किस में हुआ है? कत्यूर शैली में हुआ है, और इसका जो जीर्णोद्धार किया था शंकराचार्य जी ने किया था। केदारनाथ के रक्षक देवता भैरवनाथ है। केदारनाथ के रक्षक देवता कौन है? भैरवनाथ हैं। और केदारनाथ में भगवान शिव के 5 मुख वाली प्रतिमा की पूजा की जाती है। अगर पूछा जाए किस स्थान पर भगवान शिव के 5 मुख वाली प्रतिमा की पूजा की जाती है तो फिर केदारनाथ में क्या की जाती है? भगवान शिव के 5 मुख वाली प्रतिमा की पूजा की जाती है। मैंने कहा कि केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने किया, लेकिन आधुनिक समय में इसका जो पुनर्निर्माण फिर से किया था मध्यकाल में तो वो किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर ने किया था। ठीक है। आधुनिकता के आधार पर अगर इसका पुनर्निर्माण पूछे तो अहिल्याबाई होलकर ने किया था। शीतकाल में केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होती है। मैंने जहाँ पे कहा था कि यहाँ पे ओंकारेश्वर मेला भी लगता है, मधुमेश्वर मेला भी वहीं पे लगता है। ठीक है। वहीं पे उस शीतकाल में उस ऊखीमठ मंदिर में क्या होती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। और अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव अभी ऊपर मेलू में आ रखा है। अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केदारनाथ में मनाया जाता है। ठीक है। अब बात करें अगर हम दोस्तों अगले पॉइंट की तो केदारनाथ के पुजारी, यहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछ चुका है कि केदारनाथ के पुजारी होते हैं। दोस्तों याद रखना जो केदारनाथ के पुजारी होते हैं सामान्यतः रावल कहलाते हैं। ठीक है। जो ये रावल होते हैं ये मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, और यहीं से आयोग ने यूकेएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि केदारनाथ के पुजारी होते हैं। तो याद रखना कि जो केदारनाथ के पुजारी होते हैं वो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। ठीक है। और केदारनाथ की बात कर रहे हैं तो यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? शैव धर्म की। किसकी? शैव धर्म की। और याद रखना शैव धर्म के जो प्रचारक हैं वो कौन थे? नयनतारा संत थे। कौन थे? नयनतारा संत थे। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है। हिस्ट्री के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम में, या उत्तराखंड में ये पूछ सकता है कि शैव धर्म के प्रचारक कहलाते हैं तो याद रखना नयनतारा संत कहलाते हैं, और इनकी संख्या 63 बताई गई है। अगला है केदारनाथ के कपाट। दोस्तों जो आपको मैंने कहा शीतकाल में पूजा ऊखीमठ में होती है, ग्रीष्मकाल में केदारनाथ में होती है, तो जो यानी इसके कपाट बंद होते हैं और खुलते हैं। तो याद रखना जो केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि है वो शिवरात्रि को घोषित की जाती है। अगर पूछा जाए कि केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि कब घोषित की जाती है? शिवरात्रि को घोषित की जाती है। और केदारनाथ के कपाट जो बंद होते हैं वो भैया दूज दीपावली पे होते हैं। कब होते हैं? भैया दूज दीपावली पे होते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, केदार बद्री मंदिर समिति। दोस्तों जो केदार बद्री मंदिर समिति अगर पूछा जाए या क्वेश्चन बनता है केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति की स्थापना कब की गई, तो याद रखना सर्वप्रथम केदार बद्री मंदिर समिति का जो अध्यक्षता कमिश्नर ट्रेल ने 1829 में खुद को घोषित किया था। जो हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर सर्वप्रथम जिसने अध्यक्ष घोषित किया था वो कौन था, कुमाऊं का द्वितीय कमिश्नर ट्रेल था। इसने क्यों किया था आपको थोड़ा सा अगर याद करो कुमाऊं कमिश्नरी के क्वेश्चनों को, तो वहाँ पे 1827-28 में इसने सर्वप्रथम क्या किया था, हरिद्वार से केदारनाथ बद्रीनाथ सड़क का निर्माण किया था। तो दोस्तों उसी के पश्चात इसने केदारनाथ बद्रीनाथ क्या किया था, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सड़क का जब निर्माण किया तो उसने केदार बद्री समिति का अध्यक्ष खुद को घोषित कर दिया। और केदार बद्री मंदिर समिति अगर पूछे अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1939 में पारित हुआ था। केदार बद्री समिति अधिनियम कब बना, तो 1939 में बना। मंदिर समिति का अगर गठन पूछे तो स्वतंत्रता से एक वर्ष पश्चात 1948 में क्या हुआ था, केदार बद्री मंदिर समिति की स्थापना की गई। और अगर पूछा जाए केदार बद्री मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है, ऊखीमठ में स्थित है। कहाँ पे है, ऊखीमठ में केदार बद्री मंदिर समिति का मुख्यालय है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केदार बद्री मंदिर समिति से संबंधित। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ में स्थित कुंड हैं। दोस्तों जो केदारनाथ में स्थित कुंड हैं वो कौन कौन से इस कुंड हैं, शिव कुंड है, रुधिर कुंड है, अमृत कुंड है, रेतस कुंड है, उदक कुंड है, यहाँ पे शायद एक हंस कुंड भी है, हंस कुंड भी है। ठीक है, तो कौन कौन हुए, शिव कुंड, रुधिर कुंड, अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड और उदक कुंड। ये कुंड कहाँ पे हैं, आपके केदारनाथ में स्थित हैं। अगर आपने यहीं पे पढ़ लिया तो आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे एक एक डिस्ट्रिक्ट व सीरीज में याद होते जाएंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों केदारनाथ, इसलिए मैं एक बार पूरा केदारनाथ को ही क्लियर कर रहा हूँ, आगे की तरफ हम तब बढ़ेंगे। केदारनाथ आपदा, अब हम दोस्तों थोड़ा सा केदारनाथ आपदा की बात करें तो आपको पता अगर पूछा जाए केदारनाथ आपदा कब आई, तो 16-17 जून 2013 को क्या आई थी, ये केदारनाथ आपदा आई थी। राज्य की सबसे बड़ी आपदा अगर पूछे तो वो भी कौन सी है, केदारनाथ आपदा है, जो 16-17 जून 2013 को आई थी। इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था चौराबाड़ी ग्लेशियर का टूटना। दो चीज़ें हैं कि केदारनाथ आपदा कब आया, किसके कारण आई, चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटने के कारण। और अगर पूछा जाए चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, इस आपदा के कारण जो केदारनाथ आपदा थी, इसके कारण जो केदारनाथ की पूजा थी वो 86 दिनों तक बाधित रही। अगर पूछे कितने दिनों तक बाधित रही, 86 दिनों तक। ये क्वेश्चन खैर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इस आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से सम्मिलित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने किस नाम से सम्मिलित किया था, डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से सम्मिलित किया था। उससे ज़्यादा ये 3 ऑपरेशन हैं जो केदारनाथ आपदा के समय चलाए गए। थल सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्यहोप, वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत और पुनर्निर्माण कार्य से संबंधित जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन केदार। तीनों ऑपरेशन समझ गए, जो थल सेना ने चलाया ऑपरेशन सूर्यहोप, वायुसेना ने ऑपरेशन राहत और पुनर्निर्माण ने क्या चलाया, ऑपरेशन केदार चलाया। ठीक है, अब अगर हम बात करें द्वितीय केदार की और द्वितीय मदमहेश्वर, द्वितीय केदार के नाम से किसको जाना जाता है, भगवान मदमहेश्वर को जाना जाता है। दोस्तों याद रखना द्वितीय केदार के नाम से किसको जाना जाता है, मदमहेश्वर को जाना जाता है। अगर पूछे मदमहेश्वर मंदिर किस शिखर पर स्थित है, तो दोस्तों किस पे है, चौखंबा शिखर पर स्थित है। और इस मदमहेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, नाभि की पूजा की जाती है। शीतकाल में मदमहेश्वर की पूजा पहले भी बता चुका हूँ कहाँ पे होती है, ऊखीमठ में होती है, जहाँ पे क्या लगता है, मदमहेश्वर मेला भी लगता है। ठीक है, मदमहेश्वर मंदिर का निर्माण अगर पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस शैली में किया गया है, तो पांडव शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है, पांडव शैली में किया गया है। और समुद्र तल से मदमहेश्वर की ऊंचाई पूछे तो 3298 मीटर है। कितनी है, 3298, जबकि 3584 किसकी थी, केदारनाथ की थी। और ये मैं बुग्याल में बता चुका हूँ, मदमहेश्वर मंदिर के चारों तरफ फैला बुग्याल कौन सा है, कसनीखर्क बुग्याल है। कौन सा है, कसनीखर्क बुग्याल है। अब अगली बात आती है तृतीय केदार। दोस्तों तृतीय केदार के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है भगवान
तुंगनाथ को और के जाना जाता है। अगर स्थान पूछे तो किस पर्वत पर स्थित है, तो याद रखना चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। ठीक है। केदारनाथ क्या था? खर्चखंड और भरतखंड शिखर के मध्य केदार शिखर पर स्थित था। मधमेश्वर क्या था? चौखंबा शिखर पर स्थित था। और तृतीय केदार जो तुंगनाथ है वो क्या है? चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। यहाँ पे भगवान शिव के बाहों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बाहों की पूजा की जाती है। और समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? शिव मंदिर है। जो इसका निर्माण किया गया है तुंगनाथ मंदिर का कत्यूर शैली में, जब हमने मधमेश्वर मंदिर का निर्माण देखा था पांडव शैली में किया गया था। एक चीज़ याद रखना, जो ये तुंगनाथ क्षेत्र है इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए हरिहर क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है तो तुंगनाथ क्षेत्र को कहा जाता है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मैंने कहा था मुक्कू मठ में एक मेला लग रहा था, मार्कंडेय मंदिर मुक्कू मठ में होता है। और याद रखना यहीं पर क्या लग रहा था? मुक्कू मठ का मेला लग रहा था। तुंगनाथ जो ये मंदिर है इसे राष्ट्रीय स्मारक 2023 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और रावण शिला कहाँ है? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, रावण शिला भी तुंगनाथ में स्थित है। जबकि एक चीज़ याद रखो, यहीं पे एक क्वेश्चन है कि रावण शिला कहाँ है? तुंगनाथ में स्थित है। और अगर मैं आपको पूछूं कहाँ पे रावण की पूजा की जाती है, आप मुझे कमेंट करें रावण की पूजा कहाँ की जाती है। नहीं तो जिला सीरीज में आगे पढ़ूंगा, वहाँ पे ज़रूर वो टॉपिक लेके आऊँगा। तो अभी आप मुझे ये बताना, जो बंदा तैयारी कर रहा है कि रावण की पूजा कहाँ की जाती है। रावण शिला कहाँ है? तुंगनाथ में स्थित है। सिंपल है। नदी तंत्र में पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं देखा पूरे के पूरे नोट्स दिए हैं मैंने। दोस्तों मंदाकिनी नदी केदारनाथ के मंदराचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। सरस्वती, अदृश्य मधुगंगा, क्षीरगंगा, स्वर्ण गौरी नदियों के संगम पर है केदारनाथ स्थित है। संगम पर केदारनाथ स्थित है। दोस्तों राज्य में मंदाकिनी नदी की अगर लंबाई पूछे तो 72 किलोमीटर मंदाकिनी नदी की लंबाई है। अगर पूछा जाए तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को किस नाम से पुकारा, तो सुरसरी नदी के नाम से पुकारा। किसके नाम से? सुरसरी नदी के नाम से पुकारा। ठीक है। मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदियां पूछे तो सोन गंगा, बासुकी गंगा और मधुगंगा नदियां हैं। ठीक है। कौन कौन बोला मैंने? सोन गंगा, मधुगंगा और बासुकी गंगा है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये जो तीन नदियाँ जो ये नदियाँ हैं, याद रखना मंदाकिनी नदी और सोन गंगा ये दोनों मिलती हैं कहाँ पे? सोनप्रयाग में इनका मिलन होता है। ठीक है। यहाँ पे एक और नदी भी मिलती है तोसी घाट, और इसी कारण इस क्षेत्र को त्रिविक्रमा भी कहा जाता है। इस सोनप्रयाग में एक तीसरी नदी भी मिलती है। सोनप्रयाग बासुकी ताल से, जो सोन गंगा है ये कहाँ से निकलती है? बासुकी ताल से निकलती है। आगे ताल आएंगे, और जो बासुकी ताल है रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर स्थित है। नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। लाल पानी वाला ताल है कौन सा? ये बासुकी ताल, जहाँ से आपकी कौन निकलती है? सोन गंगा निकलती है, जो मंदाकिनी की सहायक नदी है। और कहाँ पे मिलती है? सोनप्रयाग में मिलती है। मधुगंगा मधमहेश्वर से निकलती है। दोस्तों जो अगर मधुगंगा पूछे कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों मधुगंगा जो है मधमहेश्वर से निकलती है। कहाँ से? मधमहेश्वर से निकलती है, तथा मंदाकिनी नदी से कालीमठ के पास में मिलती है। समझ गए? जो ये मधुगंगा कहाँ से निकलती है? मधमहेश्वर से, जो द्वितीय केदार था। और मिल कहाँ पे रही थी? मिल कहाँ पे रही है? कालीमठ के पास में। और दोस्तों जो कालीमठ है वो किस नदी के तट पे है? अगर पूछे तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अब मंदाकिनी नदी और द्यूल घाट का जो संगम होता है वो अगस्त्य मुनि में होता है। मंदाकिनी और अलसत तरंगिणी का संगम सूर्यप्रयाग तिलवाड़ा में होता है। और दोस्तों जो अलसत तरंगिणी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये त्रियुगी नारायण से निकलती है। त्रियुगी नारायण से ये नदी निकलती है, जो मैंने कहा था यज्ञ पर्वत पर स्थित मंदिर है। मंदाकिनी व काली का संगम कोटिप्रयाग रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। मंदाकिनी व काली गंगा का जो संगम है कोटिप्रयाग रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो दोस्तों ये मैंने पहले भी बता रखा था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप नहीं ले गया, क्योंकि मैं नदी तंत्र में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब रुद्रप्रयाग की गुफाएं, जो रुद्रप्रयाग की गुफाएं हैं वो कौन कौन सी गुफाएं हैं? ब्रह्म गुफा। ब्रह्म गुफा कहाँ है? केदारनाथ में। भीम गुफा कहाँ है? केदारनाथ में। ध्यान गुफा केदारनाथ में मोदी जी ने ध्यान लगाया था। भगवान जाने लगाया था कि नहीं लगाया था, मोदी जी ने दुनिया के सारे काम किए हैं। ठीक है। तो लोग को याद रख लो। ध्यान गुफा। कोटेश्वर गुफा। कोटेश्वर गुफा कहाँ है? अलकनंदा नदी के तट पे। मैंने अभी पहले भी बोला था कोटेश्वर गुफा कहाँ है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये रुद्रप्रयाग की प्रमुख गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनारीश्वर मंदिर
मणिकर्णिका कुंड, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्त काशी में स्थित है। और विश्वनाथ मंदिर आपके प्रसिद्ध उत्तर काशी में भी स्थित है। कहाँ पे? उत्तर काशी में भी स्थित है। ठीक है। अगला, राज्य में शाबाश हो रखा है, सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। दोस्तों, राज्य में जो सबसे कम कृषि योग्य भूमि है वो किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में है। और सर्वाधिक कृषि योग्य अगर भूमि पूछे तो वो उधम सिंह नगर में स्थित है। 2 क्वेश्चन है, सबसे अधिक और सबसे कम। बाणासुर गढ़ का मंदिर, दोस्तों बाणासुर का मंदिर कहाँ है? बामसूर रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे? अगर देखो 3 क्वेश्चन है ये। बाणासुर गढ़ का मंदिर कहाँ है? बामसूर रुद्रप्रयाग में है। बाणासुर का किला कहाँ है? लोहाघाट चंपावत में स्थित है। सूर हो रखा है बाणासुर, ठीक है, ये ठीक कर लेना। और महाभारत काल में बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ में स्थित थी। 3 अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना कि बाणासुर गढ़ का मंदिर बामसूर रुद्रप्रयाग में, बाणासुर का किला लोहाघाट चंपावत में, और महाभारत काल में बाणासुर की राजधानी जोशीमठ में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मान्यता के अनुसार कालिदास का जन्म हुआ था। दोस्तों, जो प्राचीन मान्यता के अनुसार कालिदास का जन्म हुआ था वो क्वेल्ठा कालीमठ में हुआ था। ठीक है। जो ये कालिदास थे कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। देखो दोस्तों, इतिहास में अगर हम नवरत्न की बात करें तो अगर मुख्य रूप से नवरत्न पूछे किसके दरबार में थे, तो मुख्य रूप से नवरत्न थे किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में थे। फतेहपति शाह के दरबार में थे। और प्राचीन काल में अगर हम पूछे तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे। समझ गए कि ये नवरत्न किस किस के दरबार में थे? ठीक है। तो दोस्तों, जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। और भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? कालिदास को। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय आखिर थे कौन? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, शाकाहारी और शक विजेता के नाम से जाना जाता है। और आपका यूकेएसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, निम्न में से किसे शाकाहारी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या जाना जाता है? शाकाहारी के नाम से जाना जाता है। चीनी बौद्ध यात्री फ़ाओनहोन भारत आया था किसके कार्यकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। प्रथम चीनी यात्री कौन था? फ़ाओनहोन था। और किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक कौन है? फायू की है। ठीक है। और इसके यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल को कहा जाता है गुप्त। और अगर पूछे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, तो फिर भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल संपूर्ण गुप्त काल को कहा जाता है, जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ठीक है। इसके दरबार में नवरत्न होने की परंपरा प्रसिद्ध है कि इसके दरबार में कौन थे? पहले बता चुका हूँ मैं, नवरत्न रहते थे। तो ये मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टों को कवर किया। अब अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग के ताल, दोस्तों अगर हम रुद्रप्रयाग के तालों की बात करें, रुद्रप्रयाग में कौन कौन से प्रसिद्ध ताल हैं, तो सबसे पहले है गांधी सरोवर। जो गांधी सरोवर है इसे चौराबाड़ी ताल, सरवदी ताल और गांधी सरोवर नामों से जाना जाता है। इसी ताल में, चौराबाड़ी ताल में, अभी थोड़ी देर पहले आया था चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, इसी के समीप है। गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी 1948 में, जिस कारण इस क्षेत्र को गांधी सरोवर, इस ताल को क्या कहा जाता है? गांधी सरोवर कहा जाता है। समझ गए। दूसरा जो ताल है देवरिया ताल, ऊखी मठ में स्थित है। अगर पूछे देवरिया ताल कहाँ है, तो ऊखी मठ में स्थित है। और पुराणों में इसे इंद्र सरोवर ताल कहा गया है। किसको? देवरिया ताल को। बदानी ताल, दोस्तों बदानी ताल रुद्रप्रयाग के मयाली विकास खंड के अंतर्गत है। और यह ताल मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। यह ताल किसके लिए प्रसिद्ध है? मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है बदानी ताल। बासुकी ताल, दोस्तों ये बासुकी ताल है, आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है और केदारनाथ के समीप स्थित ताल है। ठीक है। जो ये बासुकी ताल है क्या है? टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित ताल है और केदारनाथ के समीप स्थित ताल है। तो देखो, गांधी सरोवर, देवरिया ताल, बदानी ताल, बासुकी ताल, ये मुख्य ताल हैं। और आगे अन्य तालों पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि ये पहले ही बोल चुका हूँ मैं, बासुकी जो ताल है टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है, नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल है और लाल पानी वाला ताल है। अन्य अगर तालों की बात करूँ तो सुगधी ताल, डिढूरी ताल, बिसूड़ी ताल, ठीक है। ये ताल कहाँ, ये क्या है? मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित अन्य ताल हैं। अब अगर मैं बात करूँ त्रिजुगी नारायण मंदिर, दोस्तों जो ये त्रिजुगी नारायण मंदिर है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। ये भी बता चुका हूँ किस पर्वत पे है, यज्ञ पर्वत पे स्थित है।
शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ क्या की जाती है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। और त्रिजुगी नारायण मंदिर के समीप शाकंभरी देवी मंदिर है। एक चीज़ याद रखना कि इसके समीप कौन सा मंदिर है, तो शाकंभरी देवी का मंदिर है। और इस मंदिर में सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड और नाग कुंड स्थित हैं। अगर पूछा जाए कि सरस्वती या एक और कुंड दे दे, इसमें 4 कुंड बना दे और बोल दे कि त्रिजुगी नारायण मंदिर के समीप स्थित कुंड नहीं है, तो याद रखना कौन कौन से कुंड हैं। सरस्वती कुंड है, ब्रह्म कुंड है और नाग कुंड स्थित है। कहाँ पे, आपके त्रिजुगी नारायण मंदिर के समीप। अगला जो बात करें हम चंद्र कुंवर बरतवाल, इनका संबंध भी कहाँ से है, आपके रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित हैं। दोस्तों चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म अगर पूछे 20 अगस्त 1919 को मालकोटी में हुआ था। कब हुआ था, 20 अगस्त 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मालकोटी में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु पूछे 14 सितंबर 1947 को हुई थी। 14 सितंबर 1947 को हुई थी। ठीक है। हिंदी साहित्य में निराला के समकालीन रखा जाता है। हिंदी साहित्य में किसके समकालीन रखा जाता है, तो निराला के समकालीन रखा जाता है। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं बोलूँ मैं तो कौन कौन सी हैं, काफल पाको गीत है, नंदिनी गीत है, सुंदर असुंदर है, कंकड़ पत्थर है, विराट ज्योति है, जीतू है और गीत माधवी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काफल पाको, गीत नंदिनी, सुंदर असुंदर, कंकड़ पत्थर, विराट ज्योति, जीतू और गीत माधवी, इनकी ये क्या है, प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों अब 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चंद्र कुंवर शोध पीठ कहाँ है राज्य में, तो मसूरी में स्थित है। ये अलग कहीं से होगा। चंद्र कुंवर शोध पीठ कहाँ है, आपकी मसूरी में स्थित है। और चंद्र, फिर ये कुमार हो रखा है, टाइपिंग मिस्टेक। चंद्र कुंवर बरतवाल रचना किसकी है, राहुल सांकृत्यायन जी की है। चंद्र कुंवर बरतवाल रचना किसकी है, राहुल सांकृत्यायन जी की है। और ये वही राहुल सांकृत्यायन है जिनको क्या मिला था, मध्य एशिया के इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनका मूल नाम क्या था, जो यहाँ तक देख रहा है वो मुझे कमेंट करे, राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम क्या था। अगले जो यहाँ के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, हरिदत्त भट्ट शैलेश। दोस्तों हरिदत्त भट्ट शैलेश का जो जन्म हुआ था 1926 में भटवाड़ गांव रुद्रप्रयाग में हुआ था। इनकी बेटी तो सबको पता है हिमानी शिवपुरी जी हैं। और इनकी पुण्यतिथि जो है 19 सितंबर, हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की जो पुण्यतिथि है 19 सितंबर को है। और इस दिन साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 2 बन सकते हैं कि राज्य में साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, आंसर सिंपल निकल के आएगा, 19 सितंबर को मनाया जाता है। या क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 19 सितंबर को साहित्य दिवस किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है, तो फिर आंसर निकल के आएगा हरिदत्त भट्ट शैलेश की पुण्यतिथि में। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरे सतरंगी, नौरंगी बीमार है और कला के स्वर, नौबत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी बोली मैंने, शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरे सतरंगी, कला के स्वर, नौबत, ये इनकी प्रमुख क्या हैं, रचनाएं हैं। इनकी अंग्रेजी कहानी स्नो एंड स्नो को बीबीसी ने प्रकाशित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में क्वेश्चन बन सकता है कि हरिदत्त भट्ट शैलेश की किस कहानी को बीबीसी ने प्रकाशित किया था, तो वो कहानी थी स्नो एंड स्नो। ठीक है। अगले जो चर्चित व्यक्ति हैं दोस्तों, वो जगत सिंह चौधरी जंगली हैं, जिन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 से सम्मानित किया गया। जगत सिंह चौधरी को अन्य किस नाम से जाना जाता था, अगर पूछा जाए तो जंगली के नाम से जाना जाता है। किसको, जगत सिंह चौधरी को। इन्होंने क्या किया, तो मिश्रित वन खेती का मॉडल दिया। इंदिरा गांधी विश्वमित्र पुरस्कार इन्हें कब दिया गया, पर्यावरण मित्र पुरस्कार, तो 2000, ये विश्वमित्र हो गए। फिर इंदिरा गांधी पर्यावरण मित्र पुरस्कार 2000 में दिया गया। और पर्यावरण श्री सम्मान 22 जनवरी 2023 को इनको दिया गया। बस याद रखना, मिश्रित खेती का मॉडल किसने दिया, जगत सिंह चौधरी जंगली ने दिया। और आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया, 2006 में दिया गया। अब इतने सारे पॉइंटों को कवर करने के बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट बच के आते हैं, अब उनको देखो। मुंडकटिया गणेश कहाँ है, सोनप्रयाग में स्थित है। जहाँ पे मैंने कहा था कौन कौन सी 2 नदियाँ मिल रही थी, सोन गंगा,
प्लस मंदाकिनी, और मैंने यहीं पे कहा था एक प्लस तोसी नदी भी मिलती है, जिस कारण इसे त्रिविक्रमा भी कहा जाता है। वहीं पे मुंडकटिया गणेश है, और कौन सा स्थान है, सोनप्रयाग है। नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ से है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में स्थित है, स्तूप हो रखा है ये भी। हरियाली देवी मंदिर कहाँ है, चमकोट रुद्रप्रयाग में स्थित है। कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है दोस्तों, क्रोंच पर्वत पर स्थित है रुद्रप्रयाग में। और अगर पूछे कार्तिक स्वामी मेला कहाँ लगता है, वो भी आपके रुद्रप्रयाग में लगता है। और राज्य का सबसे कम उद्योगों वाला जनपद कौन सा है, तो वो भी आपके रुद्रप्रयाग है। ठीक है, ये फॉन्ट चेंज की वजह से हो रखा है सारा। राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जनपद कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लगभग यहाँ के सारे ताल कुंड को कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।